Hi friends, welcome to our channel. Today case is very popular and this case based on your loyalty for your partner. Then subscribe my channel, my new friends. Okay, बुलंदशहर का एक नगर लगता है खुर्जा नगर। सलीम अपनी बीवी आसमा के साथ हंसी खुशी रह रहा था। सलीम एक होटल में लेबर होता है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी पत्नी को एक सेपरेट रूम में रख सके। सलीम जिस मकान में रहता है वहां पर जो वॉशरूम होता है वो कॉमन होता है। जितने भी लोग उस फ्लैट में रहते हैं वो सभी उस वॉशरूम को यूज किया करते। वहां पर एक ही मकान में बहुत से लोग रहा करते हैं। सलीम और उसकी बीवी आसमा को कंप्रोमाइज करना होता है। उस फ्लैट में कम से कम 350 से ज्यादा लोग रहा करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे फ्लैट में क्या स्थिति होगी। लेकिन यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन एक दिन सलीम की जो बीवी रहती है आसमा, उसकी हत्या हो जाती। कोई सलीम की बीवी का गला काट देता है, वो भी कब्रिस्तान में। आखिर सलीम की बीवी कब्रिस्तान कैसे पहुंच जाती है और वहां पर वो कौन है जिसने सलीम की बीवी का गला काट दिया? आपको पूरी कहानी बताएं। आसमा जिसकी शादी सलीम से होती है। सलीम बहुत ही अच्छा लड़का रहता है। ही इज अ वेरी गुड गाय। बट सलीम की लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। सलीम के माता पिता, सलीम के पेरेंट्स सलीम की शादी एक ऐसी लड़की से कर देते हैं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। शी इज वेरी गॉर्जियस। सलीम एक नजर में ही उस लड़की को पसंद कर लेता है। माता पिता भी खुश होते हैं कि आखिर उनके लड़के को कोई लड़की पसंद आई। बहुत ही धूमधाम से सलीम और आसमा की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही सलीम बुलंदशहर से निकल करके बुलंदशहर का जो नगर लगता है खुर्जा नगर, वहां पर रहने लगता है। सलीम के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी बीवी को एक ऐसे रूम में रख सके या एक ऐसे फ्लैट में रख सके जो सेपरेट हो। सलीम जहां अपनी बीवी को लेकर के जाता है रहने के लिए, जहां वो लोग शिफ्ट होते हैं, वहां पर बहुत सी फैमिलियां एक साथ रहती हैं। एक कमरे में कम से कम 10 से 15 लोग रहते हैं। ऐसे में सलीम की बीवी आसमा को एडजस्ट करना पड़ता है। उस पूरे फ्लैट में एक ही वॉशरूम होता है। जितने भी लोग उस फ्लैट में रहते हैं उन्हें वही वॉशरूम यूज करना होता है। सलीम अपनी बीवी को ना चाहते हुए भी ऐसी जगह उसे रखना पड़ रहा था, क्योंकि सलीम एक होटल में छोटी मोटी लेबर की नौकरी करता है। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सामान्य लोगों की तरह अपनी बीवी को एक रूम लेकर के रख सके या फिर एक पूरा फ्लैट लेकर के रख सके। सलीम की मजबूरी रहती है, इसलिए वो अपनी बीवी को ऐसी जगह रखता है। सलीम बहुत मेहनत करता है। वो सुबह 7:30 बजे तक होटल पहुंच जाता है, पूरा दिन वहां काम करता है और रात के 10 साढ़े 10 बजे वो घर आता है। थका हारा सलीम जब अपने घर आता है तो वो अपनी बीवी के हाथों का बना खाना खाता है और खाना खाने के बाद वो सो जाता है। ऑफ कोर्स आसमा इज गुड वाइफ, बट आई टेलिंग यू समथिंग इन रॉन्ग। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे जो आसमा रहती है वो कुछ बदलने लगती है। सलीम पूरा दिन बाहर रहता है, वो काम किया करता है, मेहनत मजदूरी करता है। इसके बाद उसे जो पैसे मिलते हैं उसे वो अपनी पत्नी के हाथों पर यानी कि आसमा के हाथों पर ला करके रख देता है। सलीम आसमा को सराखों पर बैठा करके रखता है। वो कभी भी उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देता है। उसके पास आमदनी कम होती है, वो कम पैसे कमाता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पूरी कोशिश करता है कि उसकी बीवी आसमा को किसी भी चीज की कोई कमी ना होने पाए। और होता भी ऐसे ही है। घर में सब कुछ भरा रहता है, खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आसमा का जो भी मन करता है वो खरीदती है, शॉपिंग करती है, महंगे से महंगी चीजें खरीदती है, क्योंकि सलीम अपनी बीवी को कभी भी अपनी गरीबी का एहसास नहीं दिलाता है। वो डबल काम करता है ताकि उसे और ज्यादा पैसे मिल सके और वो अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी कर सके जो उसकी बीवी की चाहत है। एक इतना अच्छा पति जो अपनी पत्नी के लिए कितना कुछ करता है। पूरा दिन वो अपनी पत्नी के लिए खून पसीना बहाता है, फिर उसे 4 पैसे मिलते हैं और वही पैसे वो अपनी पत्नी को ला करके अपनी पत्नी के हाथ में रख देता है। लेकिन जो आसमा रहती है वो अपने पति से खुश नहीं रहती है, ना तो वो अपने पति को उतना ज्यादा पसंद ही करती है। एक दिन आसमा जब नहाने जाती है, सुबह का 9 साढ़े 9 बज रहा होता है। उस समय अदनान
बाथरूम में नहा रहा होता है। आसमा आवाज़ लगाती है, आप कितनी देर से नहा रहे हैं? हमारा टाइम आ गया नहाने का, हमारा नंबर आ गया है। अदनान कहता है, अरे मैडम अभी मैं और देर तक नहाऊंगा। लगता है आपको किसी ने बताया नहीं है कि जब तक कोई नहा रहा है तब तक कोई दूसरा नहाने नहीं जा सकता है। आसमा कहती है, लेकिन मैंने सुबह ही अपना नंबर लगा दिया था, आप मेरे बदले में चले गए हैं। तभी अदनान बाथरूम से निकलता है। वो सिर्फ टॉवेल लपेटा होता है एंड हिज बॉडी लुकिंग वेरी हॉट। जैसे ही आसमा की नज़र सलीम के बॉडी पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो पहली नज़र में अदनान पर फिदा हो जाती है, क्योंकि अदनान 23 साल का रहता है। सलीम का 6 पैक रहता है। आसमा जैसे ही सलीम का 6 पैक देखती है तो वो उस पर फिदा हो जाती है। सलीम भी जब आसमा को देखता है तो वो भी उस पर लट्टू हो जाता है, क्योंकि आसमा नाइटी में रहती है एंड शी इज लुकिंग वेरी गॉर्जियस इन नाइटी। धीरे धीरे अदनान आसमा के करीब जाने लगता है और वो घंटों आसमा से बैठ करके उसके रूम पर बातें किया करता है। आसमा भी अदनान को पसंद करने लगी थी। अब दोनों ज्यादातर एक दूसरे के साथ ही टाइम बिताया करते थे। अब ना जाने उन दोनों को कब एक दूसरे से बेइंतहा प्यार हो गया, ये उन दोनों को भी नहीं पता चला। इधर जो आसमा का शौहर रहता है सलीम, वो अक्सर बाहर ही रहा करता है, क्योंकि वो सवेरे ही 7:30 बजे होटल निकल जाया करता और रात के 10:30 बजे यानी कि काफ़ी लेट से आया करता है। ऐसे में जो आसमा रहती है उसे अपने पति में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता है, क्योंकि उसका पति तो पूरा दिन बाहर ही रहता है, वो घर पर बोर होती रहती है। यू नो, आसमा वॉज लिविंग अलोन इन हिज फ्लैट and his husband is busy, so she started friendship with अदनान। इधर जो अदनान रहता है वो भी अपनी पत्नी को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करता है, क्योंकि अदनान की जो पत्नी रहती है शी इज़ वेरी फैटी, यू नो। और अदनान को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं रहती हैं जो फिट नहीं रहती हैं, जो मोटी हैं। इस वजह से अदनान अपनी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अभी तो जो आसमा और अदनान रहते हैं, इनका प्यार परवान चढ़ जाता है, और इस हद तक परवान चढ़ता है कि वो पूरा पूरा दिन बात किया करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, यू नो। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन इधर जो सलीम रहता है, इसे अदनान और आसमा के बारे में पता चल जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। और जब वो काम पर चला जाता है तो अदनान आसमा दोनों उसके पीठ पीछे बैठ कर के घंटों एक दूसरे के साथ बात किया करते हैं। जैसे ये बात सलीम को पता चलती है तो वो अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती है। इसके बाद सलीम अपनी पत्नी को लेकर के, यानी उसकी जो वाइफ रहती है उसको लेकर के, वाइफी को लेकर के वो वहाँ से कहीं दूर चला जाता है। उसे लगता है कि जब मैं दूर चला जाऊँगा तो जो मेरी पत्नी है वो अदनान से बात करना छोड़ देगी, दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। फिर वो दोनों एक दूसरे से जब दूर हो जाएंगे, एक दूसरे को नहीं देखेंगे, तो उनका जो प्यार है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा, मतलब पहले जैसा हो जाएगा। बट इट्स वॉज नॉट ट्रू। आसमा जो वहाँ पर जाने के बाद भी अपने पति को चीट कर रही थी। सलीम जब होटल में चला जाता तो आसमा फ़ोन करके अदनान को वहाँ पर बुला लेती थी, और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ वही सब कुछ करते जो उन्हें नहीं करना। इस वजह से सलीम अपनी पत्नी को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया था, वहाँ से हट करके। लेकिन जो आसमा रहती है वो वहाँ पर भी वो सब कुछ चालू कर देती है। वो घंटों घंटों सलीम से बात किया करती है। अदनान और आसमा एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करने लगते हैं कि वो एक दूसरे के बिना एक मिनट भी नहीं रह पाते हैं। इसलिए अदनान आसमा को एक छोटा सा मोबाइल दिला देता है, जिसकी कीमत 1200 रुपये होती है। अब दोनों घंटों घंटों बैठ करके एक दूसरे से बात किया करते हैं। जैसे ही सलीम काम पर जाता है, आसमा फौरन ही अदनान को फ़ोन लगा देती है और दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर ही घंटों घंटों बात किया करते हैं। लेकिन आसमा अदनान से बार बार शिकायत करती है कि देखो अदनान, मुझे आवाज़ साफ नहीं आती, इस फ़ोन में क्लियर नहीं है, मुझे कोई दूसरा फ़ोन दे दो। आसमा के कहने पर अदनान उसे एक नया बड़ा वाला मोबाइल मल्टीमीडिया दे देता है, जिसकी कीमत 10,000 रहती है। अदनान आसमा पर बहुत पैसे लुटाता था, वो उसे महंगे महंगे गिफ्ट देता था, यहाँ तक कि उसने 10,000 रुपये का फ़ोन भी आसमा को दिला दिया। अदनान के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेता है आसमा के लिए, और वो आसमा को महंगे महंगे गिफ्ट देता है। आसमा बहुत ज़्यादा खुश होती है। अदनान आसमा को महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में लेकर के जाता है और महंगी से महंगी
डिश ऑर्डर करता है। ऐसे सब कुछ चलता रहता है। सलीम इन सब चीज़ों से अनजान रहता है कि उसकी पत्नी आज भी अदनान से घंटों घंटों बातें किया करती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। वो अपनी पत्नी के लिए पैसे कमा रहा होता है, अपना पसीना बहा रहा होता है, लेकिन उधर उसकी पत्नी एक लड़के के साथ, यानी कि जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है, उसके साथ वो गुलछरे उड़ा रही होती है, मस्ती कर रही होती है। लेकिन जो अदनान रहता है उसे आसमा पर शक होने लगता है और वो आसमा से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगता है और दोनों के बीच में अनबन हो जाती है। क्योंकि जब भी अदनान फ़ोन लगाता है तो आसमा का फ़ोन बिजी आता है। अदनान को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर आसमा का फ़ोन इतना क्यों बिजी आता है। इसी बात को लेकर के अदनान और आसमा के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होती है। अदनान बहुत समझाता है, लेकिन जो आसमा रहती है वो नहीं मानती। उसका नंबर हमेशा बिजी रहता है जब भी अदनान फ़ोन लगाता है। अदनान को लगता है कि कहीं आसमा उसके अलावा कई और लड़कों से तो बात नहीं कर रही है, और वो भी उसके ही दिए हुए मोबाइल से, उसके ही पैसे से। अदनान को शक होता है, इसलिए वो आसमा को रोज की तरह मिलने बुलाता है। क्योंकि अदनान और आसमा दोनों ही कब्रिस्तान पर मिला करते थे सुबह के टाइम। क्योंकि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हैं, इसलिए अदनान और आसमा को इससे अच्छी जगह कोई मिल ही नहीं सकती थी। और एक तो दोनों शादीशुदा हो, इसलिए किसी को भी कानों कान उन दोनों के रिश्ते के बारे में पता भी नहीं चल पाएगा, इसलिए दोनों चुपके से कब्रिस्तान में मिला करते थे। आसमा अदनान के पसंद का खाना भी लेकर के वहाँ जाया करती थी। अदनान को खीर बहुत पसंद थी, इसलिए आसमा अक्सर अदनान के लिए खीर बना करके ले जाया करती थी और अदनान उसे बहुत ही चाव से खाता रहता था। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड ने बनाई है, इसलिए वो उसे बहुत ही चाव से खाता था और उंगलियां चाटता रह जाता था। अब ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है, लेकिन अदनान जिसके मन में शक बैठ चुका होता है और वो आसमा को मिलने बुला। आसमा अदनान से मिलने जाती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो अक्सर ही अदनान से मिलने कब्रिस्तान पर जाया करती थी, जहाँ ना तो कोई अंधा आता है ना कोई बंदा, दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं देता है। ऐसी जगह पर वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते थे, बातचीत करते थे और घंटों प्यार किया करते थे। आसमा अदनान से मिलने जाती है। अदनान आसमा से पूछता है, आखिर तुम्हारा नंबर इतना बिजी क्यों आता है। आसमा कहती है, ऐसी कोई बात नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। अदनान आसमा का मोबाइल ले लेता है और मोबाइल का एक एक कोना वो छान मारता है। मोबाइल में ऐसी कोई जगह नहीं बची थी, ऐसा कोई ऐप नहीं बचा था जहाँ पर उसने तलाशी ना ली हो। ऐसे में उसे कुछ ऐसा मिल जाता है कि उसके होश हो जाते हैं। अदनान देखता है कि आसमा कई लड़कों से बात करती है। आसमा की जिंदगी में सलीम और अदनान के अलावा भी बहुत से लड़के होते हैं। अदनान चीट बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि आसमा उससे चीट कर रही थी इतने दिनों से, और वो भी उसके ही मोबाइल से, जो उसने अपने पैसों से आसमा को खरीद करके दिया था। वो पैसे अदनान ने कितनी मेहनत से लाए थे ये तो सिर्फ वही जानता है, और उसी पैसे से आसमा अय्याशी कर रही है। अदनान आसमा को बहुत अच्छी लड़की समझता था और वो उससे सच्ची मोहब्बत करता था। अदनान को ये लगता था कि आसमा भी उससे ट्रू लव करती है, सच्ची मोहब्बत करती है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। आसमा जो अदनान से भी टाइम पास कर रही थी और बाकी कई लड़कों से वो टाइम पास कर रही थी, और वो लड़कों के पैसों पर ऐश करती थी। आसमा इस टाइप की लड़की थी, लेकिन अदनान को गलतफहमी हो गई। उसने गलती में आसमा को दिल दे बैठा और उसका नतीजा उसे चीटिंग के रूप में मिला। इसलिए अदनान बहुत ज्यादा ही गुस्सा जाता है। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो आसमा का गला काट देता है। आसमा चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन पूरे कब्रिस्तान में उसकी चीख सुनने वाला कोई भी नहीं होता है। अब अदनान अपना काम करने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसे लगता है कि पुलिस तो उसे पकड़ ही नहीं पाए। कई दिन हो जाते, लेकिन आसमा की जो बॉडी होती है वो वहीं कब्रिस्तान में वैसे ही पड़ी होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब कुछ लोग वहाँ जाते, वो एक लड़की की बॉडी देख करके पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस को भी पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये लड़की कौन है और इसकी जो हत्या है वो किस कारण से हुई है। पुलिस जांच में जुटी रहती है। तभी वहाँ सलीम पहुंचता है और अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है। पुलिस को शक होता है। पुलिस सलीम को उसकी बीवी को दिखाता है। सलीम जैसे ही अपनी बीवी का शव देखता है तो उसे पहचान जाता है और वो वहीं पर रोने लगता है। पुलिस को कुछ भी नहीं समझ में आता है कि सलीम की बीवी की हत्या कैसे हो गई। वो सलीम से पूछताछ करती है, लेकिन सलीम कुछ भी बता नहीं पाता और कहता है कि हमारी और हमारी बीवी की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो ये कह करके वहाँ से चला जाता है। पुलिस अपनी जांच में जुटी रहती है। इधर जो अदनान रहता है उसे लगता है कि पुलिस उस तक कभी पहुंच ही नहीं सकती और उसे पकड़ नहीं सकती, इसलिए वो कब्रिस्तान में इतनी आसानी से आसमा के साथ इतनी बर्बरता करके वो वहाँ से चुपचाप खामोशी से निकल जाता। आसपास लगे पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। उसमें कुछ ऐसा मिलता है कि पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। आसमा जाती तो दिख रही है, लेकिन वापस आते हुए वो दिखाई नहीं दे रही है। और आसमा के जाने के कुछ ही देर बाद एक आदमी जाता है वहाँ पर। पुलिस उस आदमी की जांच पड़ताल शुरू करती है तो पता चलता है कि उस आदमी का नाम अदनान है। पुलिस अदनान तक पहुँचती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर उसे थाने ले आती है
उस पर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करती है। जो अदनान रहता है वो पुलिस को सारी बात बता देता है और कहता है मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है और ना तो मैं पुलिस वालों से डरता हूँ और ना ही मुझे अपनी सज़ा से कोई डर है, चाहे आप मुझे फांसी दे दीजिए या फिर उम्र कैद। अदनान पुलिस वालों को पूरी बात बता देता है। उसके मन में कोई भी खौफ नहीं रहा। अगर मेरे मन में खौफ होता, भय होता तो मैं घटना को अंजाम ही नहीं देता। पुलिस अदनान के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जांच पड़ताल करती है तो उसे पता चलता है अदनान फिल्में देखने का बहुत शौकीन था और वो खुद को उस फिल्म के कैरेक्टर के अनुसार ही ढाल देता था जो वो फिल्म देखता था और वो खुद को एक हीरो समझता था। इसलिए वो अपनी जिंदगी भी वैसे ही जी रहा था, हीरो की तरह। लेकिन उसे नहीं पता था ये रियल लाइफ है, इट्स नॉट रियल लाइफ। फिल्म के हीरो की तरह अदनान खुद को समझता है और वो उसी कैरेक्टर में जो फिल्म वो देखता है वो उसमें खुद को ढाल लेता है और कुछ इस तरीके से ढाल लेता है कि उससे वो बाहर नहीं निकल पाता है। अदनान इंस्पायर्ड बाय संजय दत्त एंड हिज फिल्म खलनायक एंड हिज कैरेक्टर बल्लू बलराम, he is very inspired this character and he follow this character in his real life, and then he murdered his own girlfriend. It's so horrible, but it's true. Here is fault of both people, Adnan and Asma, of course. So friends, I hope you like my documentary, my video. See ya, bye. I'll meet you my next video.